हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आपकी तैयारी बड़ी जोर शोर से चल रही होगी। तो चलिए अब हम करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पार्ट 3। इस वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि थोड़े डिफिकल्ट भी हैं एंड बाकी तो वैसे हमने टॉप 10 क्वेश्चन स्टडीमेट के कर लिए थे, बट ये वाले क्वेश्चंस को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते एंड दीज आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट जो क्वेश्चन मैं अब डिस्कस करने वाली हूँ ना, इस क्वेश्चन के साथ तो एक मेरी स्टोरी भी है। ये वाला क्वेश्चन ना, पता है एग्ज़ाम की नाइट से पहले, मतलब एग्ज़ाम जिस दिन था उससे पहले वाली नाइट मुझे ये वाला क्वेश्चन मैं पढ़ रही थी एंड समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल किया, उनको भी ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था और ये हमारा डाउट था। बट बहुत होने के बाद फिर मेरी फ्रेंड्स ने बोला यार छोड़, ये वाला क्वेश्चन नहीं आना एग्ज़ाम में और चल हम छोड़ देते हैं इसको, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मैंने कहा ओके। एंड एंड एग्जाम में नेक्स्ट डे मुझे ये क्वेश्चन देखने को मिला एंड यू नो व्हाट, हाउ वाज माय एक्सप्रेशन एट दैट टाइम। दिल वाले पूछते ने दिल बस यही हुआ था मेरे साथ। बट ऐसा कुछ आपके साथ ना हो, इसलिए प्लीज़ अपनी क्वेरीज को टाइमली रिजॉल्व करते रहें एंड कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ट्राइडेंट टॉयज, एक क्वेश्चन आपको किसी किसी बुक में श्री मैन्युफैक्चर के नाम से भी मिल सकता है। ट्राइडेंट टॉयज लिमिटेड, श्री मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट एंड द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इज फॉलोड। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इज वर्कड एट एज फॉलोज। ये इन्होंने हमें स्टैंडर्ड डेटा दिया हुआ है, ओके, पर यूनिट का। ओके, उसके बाद इन्होंने दिया है मटेरियल, लेबर, वेरिएंस, ये सब इन्होंने टेबल में दे दिया है। ओवरहेड्स आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। अब ये जो नीचे इन्होंने ओवरहेड्स दिए ना, इसको उन्होंने डायरेक्ट लेबर आवर्स के अकॉर्डिंग निकाला हुआ है। इन द मंथ ऑफ अप्रैल 19 there was no difference between the budgeted and actual selling price and there were no opening or closing stock during the period. The other details for the month of April 19 are as under. ये बाकी के डिटेल्स आपको दे दिए, हमारा बजटेड डेटा दिया हुआ है और ये हमारा एक्चुअल डेटा दिया हुआ है रिक्वायर्ड। अब हमें क्या मांगा इन्होंने हमसे, देखो पहले पार्ट में हमें करना है रिकंसाइल द बजट एंड एक्चुअल डेटा विद द हेल्प ऑफ वेरिएंस अकॉर्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। मैं आपको ना इसी क्वेश्चन की वजह से बोल रही थी। देखो हम लोग ये सोचते हैं कि प्लानिंग वेरिएंस एंड ऑपरेशनल वेरिएंस इंपॉर्टेंट है, बट इसने क्या मांग लिया, पहले पार्ट में कन्वेंशनल मेथड से मांग लिया। अब अगर आपको कन्वेंशनल मेथड नहीं आता होगा तो क्या आप क्वेश्चन कर पाएंगे? नहीं। तो इसलिए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बोला था कि कन्वेंशनल मेथड के फॉर्मूलाज पढ़ने भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कि बाकी सारे नए वाले। तो कन्वेंशनल मेथड फर्स्ट पार्ट में अगर ईजी है, हम लोग कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में इसने हमसे क्या मांगा है, ये थोड़ा सबसे न्यू क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं देखा और मुझे ये क्वेश्चन एट द टाइम समझ ही नहीं आया था कि चाहता क्या, बट नाउ आई एम वेरी क्लियर विद दिस। द रेलिवेंट कॉस्ट मेथड एज्यूमिंग दैट, पहले वाले पार्ट में हमसे इसने बोला कि अगर हमें रेलिवेंट कॉस्टिंग मेथड लगानी है, आपका मटेरियल स्केयर है, यानी कि यू हैव अ लिमिटेड मटेरियल एंड आर रिस्ट्रिक्टेड टू सप्लाई ऑफ 20,000 किलो फॉर द पीरियड। आपको पूरे साल में 20,000 किलो ही मिलेगा, मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है इससे ज़्यादा। तो अगर हमने ये 2,000 का बजट बनाया है, 20,000 किलो यूज़ करके 2,000 यूनिट्स बनानी है, तो आपको 20,000 किलो यूज़ करके 2,000 यूनिट्स बनानी पड़ेगी। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, बट आपने क्या किया, आपने 20,000 किलो यूज़ करके सिर्फ 1,800 यूनिट बनाई, तो आपको इसकी कॉस्ट पेयर करनी पड़ेगी। सेकेंड वाले पार्ट में इसने बोला लेबर आवर्स आर लिमिटेड, बाकी सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो हमारे लेबर्स है ना, ये लिमिटेड है इस वाले के बारे में। और थर्ड वाले बोले कोई दिक्कत नहीं है, जितना जो लगाना है लगाओ, कोई कमी नहीं है हमारे पास किसी चीज़ की भी। सेकेंड पार्ट में कमेंट करना है एफिशिएंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्स मैनेजर फॉर नॉट यूजिंग स्कैर्स रिसोर्सेज। उसके बाद सेकेंड पार्ट में इसने बोला है कि आपको कमेंट करना है सेल्स मैनेजर की, तो सिर्फ हम सेल्स मैनेजर वाली जो पोर्शन होगा उस पर कमेंट करेंगे। चलिए तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कन्वेंशनल मेथड से। कन्वेंशनल मेथड में अगर हमें वेरिएंसेस निकालनी है तो वही सारी मटेरियल वेरिएंस, मटेरियल के दो पार्ट्स, यूसेज और प्राइस, उसके बाद लेबर वेरिएंस, लेबर वेरिएंस की आपकी एफिशिएंसी और रेट वेरिएंस, फिर वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, सेल्स मार्जिन, सारी की सारी वेरिएंसेस आपको कैलकुलेट करके दिखानी है। इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन, चलो मैं कर ही देती हूँ, फिर हमारा सेकंड पार्ट भी एक्सप्लेन करना ईजी हो जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन बहुत इजी है, फर्स्ट पार्ट आप लोग अपने आप भी कर सकते हैं, पहले वीडियो पोस्ट करके खुद ट्राई कर लीजिए, या तो बाकी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमें करना है मटेरियल वेरिएंस। याद है ना आपको, सबसे पहले काम क्या करना होता है, सबसे पहले हमें सोर्स टेबल बनानी होती है। तो जैसे कि हमारा एक्चुअल डेटा 1,800 यूनिट के अकॉर्डिंग, ऐसे ही आपको यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल को कॉलम बना लेना है 1,800 यूनिट के अकॉर्डिंग। ओके, तो 1,800 यूनिट के अकॉर्डिंग अगर आप बनाएंगे तो 20,000 किलो में अगर मैं 2,000 यूनिट बना सकती हूँ, तो 1,800 यूनिट बनाने के लिए मुझे कितना मटेरियल चाहिए था,
एक्चुअली 18,000 किलो। तो 18,000 किलो में 1800 यूनिट बनाई जा सकती थी। मैंने कितना लगाया, 20,000 किलो, मैंने 2,000 फालतू लगाया ना। तो ये जो मैंने 2,000 किलो की क्वांटिटी एक्स्ट्रा निकाली, इससे मेरा क्या निकलेगा, इससे मेरा निकलेगा मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस यानी कि मैंने ज़्यादा मटेरियल यूज़ किया है, तो ये एडवर्स वेरिएंस होगी। तो 2000 इंटू 4, सॉरी हाँ 2000 इंटू 4, यहाँ पे स्टैंडर्ड और एक्चुअल दोनों का प्राइस सेम है, तो हम स्टैंडर्ड प्राइस से बाहर मल्टीप्लाई करते हैं, याद है ना, क्वांटिटी का डिफरेंस इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो ये हम देख लेते हैं क्या, 18,000 माइनस 20,000 इंटू 4, तो ये हमारा 8,000 एडवर्स वेरिएंस आया है। उसके बाद मटेरियल का दूसरा क्या होता है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इज देयर एनी डिफरेंस इन प्राइस? नो, देयर इज नो डिफरेंस इन प्राइस, सो मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपका कुछ नहीं निकलेगा। अब आते हैं लेबर पे। तो लेबर वेरिएंसेस में 16,000 घंटे में 2000 यूनिट्स बनाई जा सकती थी। 16,000 घंटे में 2000 यूनिट्स बनाई जा सकती थी। तो 1800 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए? 1800 यूनिट बनाने के लिए आप ये फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, 16,000 डिवाइड बाई 2000 इंटू 1800, तो ये आपका आ जाएगा 14,400 आवर्स। तो स्टैंडर्ड हमारे 14,400 थे। 14,400 घंटे का काम आपने 14,800 घंटे में किया। आर यू एफिशिएंट? नो, यू आर नॉट। तो ये भी एक एडवर्स वेरिएंस आ जाएगी, बाहर स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली अब तो वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फिंगर टिप्स पे आ गया होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। यार ये चीज़ अब तो बच्चों वाला खेल लग रही होगी, नहीं? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वेरिएबल ओवरहेड्स 48,000, एक्चुअल कितना था 44,400, डायरेक्ट माइनस कर दो आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है, तो इससे आपका वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाएगा लाइक दिस, 14,400 इंटू 3, 14,800 इंटू 3, तो ये आपका आ गया 1,200 एडवर्स वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड 48,000 और ये भी 48,000 है। क्या इसमें कोई डिफरेंस है? ऑफ कोर्स देयर इज अ डिफरेंस। फिक्स्ड ओवरहेड आप निकालेंगे इसका फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, एक्सपेंडिचर में तो नहीं है, दोनों 48,000 है, बट वॉल्यूम वेरिएंस है क्योंकि 14,400 घंटे का काम 16,000 घंटों में हुआ है। ठीक है, ये हमने निकाले लेबर आवर्स से, लेबर आवर्स से निकाले थे ना, अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था ये। तो लेबर आवर्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर निकाला, तो ये हमारा वॉल्यूम वेरिएंस का डिफरेंस आ गया, राइट। चलिए हाँ, अब निकालते हैं हम सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। सेल्स की भी निकाल सकते हैं, सेल्स को हम मार्जिन से भी निकाल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन से निकाल सकते हैं। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था सेल्स वेरिएंस निकालने के दो तरीके होते हैं, एक टर्नओवर बेस्ड, एक कंट्रीब्यूशन बेस्ड। तो ये हमारे दोनों तरीके हो गए। सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस आपके काम कब आता है? सेल्स मार्जिन में फिक्स कॉस्ट का इम्पैक्ट दिया हुआ होता है, यानी कि फिक्स कॉस्ट को डिडक्ट करने के बाद जो आता है वो होता है मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। एंड सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस कब होता है? जब आप सेल्स में से सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल वाले एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, तब आपका आता है कंट्रीब्यूशन वेरिएंस। तो हमें ये दोनों अलग अलग क्यों निकालने पड़ रहे हैं इधर? क्योंकि हमें क्वेश्चन में हम दो मेथड्स पूछे हैं, कन्वेंशनल एंड द अदर इज रेलिवेंट कॉस्टिंग। तो जब भी हम रेलिवेंट कॉस्टिंग मेथड यूज करते हैं उसमें हम फिक्स कॉस्ट का इम्पैक्ट नहीं लेते हैं। यह बात भी मैंने आपको पहले बताई है, आई होप आपको रिमेंबर हो। तो जब हम सेल्स कंट्रीब्यूशन और रेलिवेंट कॉस्टिंग मेथड लगाएंगे तो हमें सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, इसलिए हमें यहाँ पे ये भी निकालना पड़ा है और ये भी निकालना पड़ा है। तो पहले हम बात करते हैं सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस की। सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस हमने कैसे निकाला है? स्टैंडर्ड मार्जिन माइनस बजटेड मार्जिन। स्टैंडर्ड मार्जिन आपको कैसे दिया हुआ है दिखाती हूँ। ये रहा, 1800 यूनिट आप बेचना चाहते हैं, राइट, और ये रहा आपका स्टैंडर्ड प्रॉफिट 56। ये हमारा सारे के सारे खर्चे माइनस करने के बाद मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड सब माइनस कर दिया हमने सेल्स प्राइस में से, तब हमारा स्टैंडर्ड प्रॉफिट आया 56। 1800 यूनिट के लिए 56 हमारा स्टैंडर्ड है, ये रहा आपका। और बजट हमने कितने के अकॉर्डिंग किया था? हमारे अकॉर्डिंग हमें कितना प्रॉफिट होना चाहिए था? हमारे अकॉर्डिंग 2000 यूनिट बिकनी चाहिए थी, 56 रुपीज़ का प्रॉफिट आना चाहिए था। तो ये हमारा हो गया सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारा एक सेकेंड आपको दिखाती हूँ, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द बजटेड एंड एक्चुअल सेलिंग प्राइस। ओके, तो इसलिए हमने प्राइस वेरिएंस नहीं निकाला है। सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस कैसे निकालेंगे? अब हम कंट्रीब्यूशन यूज करेंगे। कंट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला तो होता है सेलिंग प्राइस में से आपके खर्चे माइनस कर दो, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स। बट एक और एक और भी होता है, अगर आपको वो नॉर्मल वाली टेबल याद हो, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे, सेल्स माइनस मटेरियल माइनस
यानी कि सेल्स माइनस वेरिएबल ओवरहेड्स, उसके बाद आता है कॉन्ट्रीब्यूशन, उसमें से फिक्स्ड माइनस करेंगे तब आता है प्रॉफिट। अगर मैं प्रॉफिट में फिक्स्ड ऐड कर दूँ तो हमारा क्या आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट। तो ये मेरा प्रॉफिट है और इसमें मैंने फिक्स्ड ओवरहेड कर दिया, ऐड किया तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो 56 + 24 ये रहा मेरा आ गया, 56 + 24 80। तो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1800 यूनिट के अकॉर्डिंग 80 रुपीज़, और बजटेड कंट्रीब्यूशन कितना था, 2000 यूनिट्स के अकॉर्डिंग 80 रुपीज़। तो मेरा ये जो आया है 16,000 एडवर्स आ गया। ओके, और हम इसको एक चीज़ और भी निकाल सकते हैं, जैसे मेरा ये सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस था 11,200 का, ठीक है। और अभी हमने क्या किया, हमने जस्ट फिक्स्ड ओवरहेड वाले को एड बैक किया क्योंकि हमें उसका इम्पैक्ट नलीफाई करना था। तो अगर मैं इस 11,200 में इस 4,800 को एड बैक कर दूँ तो भी मेरा ये सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस आ जाएगा। गेट इट? चलिए, अब हमें बनाना क्या था, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था, क्वेश्चन में की रिक्वायरमेंट थी रिकंसाइल, तो हमें रिकंसिलेशन बनाना था। ये तो अभी हम जो कर रहे हैं ये सब आगे के लिए कर रहे हैं, मतलब अभी हमने सिर्फ वेरिएंसेस कैलकुलेट करी है, बट हमारा बेसिक पर्पस क्या था, हमें रिकंसिलेशन बनाना है। ओके, तो रिकंसिलेशन पहले मैं आपको कन्वेंशन वाला बता देती हूँ, फिर रेलेवेंट कॉस्ट पे एक एक करके चलेंगे। तो कन्वेंशन वाला इजी है, बजटेड प्रॉफिट हमने निकाला 2000 यूनिट इंटू 56 के अकॉर्डिंग, ये हमने निकाला था यहाँ पे हीरा। अभी मैंने आपको बताया कि सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस कब यूज होगा, सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस रेलेवेंट कॉस्टिंग में यूज होगा, और अभी हम कन्वेंशन मेथड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इसलिए हमें सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस को बेस बना के करना होगा। तो सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस को जो मैंने बेस बनाया तो उसके अकॉर्डिंग मेरा बजटेड प्रॉफिट 1,12,000 का था एंड एक्चुअल प्रॉफिट मेरा 83,600 का था। ओके, ये दोनों मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दिखाए हुए हैं, ठीक है। अब आप ये सोचिए बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस क्यों आया, तो ये जो भी हमने ऊपर वेरिएंसेस कैलकुलेट करी इनकी वजह से आया। एक एक करके सबका इफेक्ट आप देखते रहिए। सबसे पहले बात करते हैं सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस की, 11,200 एडवर्स, ये निकाला 11,200 एडवर्स। ओके, फिर आपका आता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस 8,000 एडवर्स निकाला था हमने, ये 8,000 एडवर्स। फिर हमने निकाला लेबर एफिशिएंसी, ये निकाला 3200 एडवर्स, सब एडवर्स है। वेरिएबल ओवरहेड 1200, इन सब का इम्पैक्ट आपको देना, और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का, इन सब को यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट दिया। तो 112 में से आप जब ये सारे माइनस करेंगे तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट 83,600 आ जाएगा। यार जब हम सीधी सी बात देखो ना, हमने ऊपर से वेरिएंसेस निकाली, इनका डिफरेंस था, इनका डिफरेंस माइनस कर दिया, ऑब्वियसली आपका एक्चुअल प्रॉफिट आना ही आना है, तो यहाँ पे तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब बात करते हैं रेलेवेंट कॉस्ट मेथड की, ये थोड़ा सा अच्छा है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो हमारा बजटेड प्रॉफिट कितना था, बजटेड प्रॉफिट तो इसमें भी सेम ही था, राइट। बजटेड प्रॉफिट अगर हम देखें यहाँ से, प्रॉफिट कितना है 56, 2000 यूनिट के लिए 56, प्रॉफिट सेम है। ओके, अब यहाँ पर हमें एक चीज़ देखनी है, ये सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। क्या आप सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस को यूज़ करेंगे, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस की जगह अब हम यूज़ करेंगे सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस। ओके, अब सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस में मेरा हम डायरेक्ट ये 16,000 नहीं लेंगे, सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस में हमें एडजस्टमेंट करनी होगी। कौन सी एडजस्टमेंट्स, ये ABC की। तो 1 बाय 1 करते हैं, हमने 3 कॉलम्स बनाए हैं, ए का अलग बी का अलग। जब हमारा सिर्फ मटेरियल स्केर्स है तो क्या सिचुएशन होगी, ये 3 इंडिपेंडेंट सिचुएशंस हैं। और अगर हमारा सिर्फ लेबर स्केर्स एंड अदर थिंग्स आर नॉर्मल तो क्या सिचुएशन होगी, एंड अगर हमारा कोई भी इनपुट स्केर्स मटेरियल नहीं है तो क्या सिचुएशन होगी। तो अभी हम बात करते हैं स्केर्स मटेरियल की। अगर आपका मटेरियल लिमिटेड है आपके पास तो आप क्या करने वाले हैं वो हम देखते हैं आगे। तो अगर आपका मटेरियल लिमिटेड है, याद है आपको हमने फर्स्ट क्लास में कौन सा एग्जाम्पल लिया था, हमने फर्स्ट क्लास में बेसन का हलवा बनाया था। मान लो कि आपके पास कोई कस्टमर आता है एंड उसको बेसन का हलवा चाहिए एंड आपकी शॉप पे बेसन ही नहीं है, तो क्या आप उसको बेसन का हलवा दे पाएंगे, नहीं। तो आपका मटेरियल लिमिटेड है, आपको सोच समझ कर यूज़ करना था, आपने पहले बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया तो अब कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि मटेरियल रिस्ट्रिक्टेड है 20,000 किलो के लिए, तो यहाँ पर आपने 2,000 किलो का मटेरियल वेस्ट कर दिया। 18,000 किलो में आप 1800 यूनिट बना सकते थे, बट आपने 20,000 किलो लगा दिया। तो ये जो आपने 2,000 किलो का बेसन वेस्ट किया, मतलब मटेरियल वेस्ट किया, उसके लिए क्या करना होगा ये देखिए, उसका इम्पैक्ट कहाँ का आएगा। तो यहाँ पे लिखा है बेस्ड ऑन कन्वेंशनल मेथड डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज 8,000 एडवर्स, दैट इज 2,000 kg इंटू ₹4। तो आपने ये जो 2,000 किलो का
सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो वो है हमने जो ऊपर निकाली है यूसेज वेरिएंस, जो यूसेज की वजह से डिफरेंस आया था ये। तो इसमें ये बोल रहा है इन दिस सिचुएशन मटेरियल स्कार्ड, तो हमारा मटेरियल लिमिटेड है एंड देयरफॉर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बेस्ड ऑन रेलेवेंट कॉस्ट मेथड शैल आल्सो इंक्लूड। तो हमें एक और चीज़ पे इम्पैक्ट आएगा, जो हमारा कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हुआ है, जो हम उसकी वजह से एक्स्ट्रा 200 यूनिट्स नहीं बना पाए, वो चीज़ आपका कंट्रीब्यूशन लॉस्ट होगा। तो 200 यूनिट्स पे अगर मेरा कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हुआ, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था 8 रुपये, तो ये हमारा आ जाएगा 16,000, सॉरी सॉरी कंट्रीब्यूशन मेरा 80 था, कंट्रीब्यूशन हमने निकाला था ना ऊपर, कंट्रीब्यूशन ये रहा, कंट्रीब्यूशन हमारा कितना था 80। तो 200 यूनिट्स के लिए अगर मैं निकालूं 80 का, तो मेरा 16,000 रुपये का लॉस हुआ है, ये रहा। और अगर मैं मटेरियल वाइज देखूं तो 2000 किलो मुझे कितना कंट्रीब्यूशन आके दे रहा था 8 रुपये, क्योंकि 80 रुपये का कंट्रीब्यूशन आता है पर 10 किलो पे। तो ये ऐसे में निकाल सकते हो, अदरवाइज आप सिंपल सा ऐसे निकालिए। 200 यूनिट्स नहीं बना पाए, आप 1800 यूनिट बना पा रहे हैं, 200 यूनिट नहीं बना पाए, जिसकी वजह से 80 रुपीज़ पर यूनिट का कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट हुआ है। तो 200 इंटू 80, ये इन्होंने नीचे निकाल के भी दिखाया। Excess uses of 2000 kg leads to loss of contribution from 200 units, that is 16,000, 200 इंटू 80 यूनिट। इट इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ द सेल्स मैनेजर। बट एक बात बताओ, अब जो हलवा बना रही थी आपकी टीम, उन्होंने गड़बड़ कर दी, पहले वालों में ज़्यादा बेसन डाल दिया और बाद में वालों ने कम डाला, तो इसमें सेल्स वाले की क्या गलती है? कस्टमर आ रहा है और मैं नहीं बेच पा रही हूँ, तो क्या ये मेरी गलती है? नहीं ना, ये अंदर वाली मटेरियल टीम की गलती है, मटेरियल डिपार्टमेंट की गलती है कि उन्होंने मटेरियल को ठीक से यूज़ नहीं किया। तो इसके लिए किसको डांट पड़नी चाहिए? मटेरियल डिपार्टमेंट को। तो यहाँ पे ये जो मटेरियल का बर्बाद किया उन्होंने, तो इसको मटेरियल डिपार्टमेंट को गलती डांट पड़ेगी। इट इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ द सेल्स मैनेजर टू यूज मटेरियल एफिशिएंटली, हेंस लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 200 यूनिट शुड बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस। तो ये जो हमने 16,000 एडवर्स निकाला है ना, ये इसमें से माइनस कर दो, तो हमारा सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस कितना था? 16,000 एडवर्स। और ये किसकी वजह से है? मटेरियल स्केर्स की वजह से हुआ है, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा और मटेरियल वेरिएंस में ऐड हो जाएगा। मटेरियल वेरिएंस कितना था मेरा? मटेरियल वेरिएंस था मेरा 8,000 एडवर्स, यहाँ पे 16,000 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 24,000। इन्होंने ये करके दिखाया होगा, ये रहा। तो मेरा मटेरियल वेरिएंस कितना हो गया? 24,000, और ये मेरा सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस निल हो गया। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे इन्होंने बोला आपका जो लेबर था ना वो लिमिटेड है। कितना लिमिटेड है? लेबर आर लिमिटेड एंड अवेलेबल आवर्स ओनली 16,000 आवर्स फॉर द पीरियड। तो आपके पास सिर्फ 16,000 घंटे थे और आपने कितना टाइम वेस्ट किया है वो आपको देखना पड़ेगा। तो 16,000 घंटे थे 2,000 यूनिट बनाने के लिए, आपने 14,800 घंटे लगाए 1800 यूनिट बनाने के लिए, जबकि आपको 1800 यूनिट बनाने के लिए लगाने कितने घंटे थे? आपको 1800 यूनिट बनाने के लिए 14,400 घंटे लगाने थे, जो हमने यहाँ पे निकाल कर दिखाया था, राइट। तो देखो अभी क्या बोलता है, मटेरियल इज नो लॉन्गर स्केर्स। तो अब आपके पास मटेरियल की कोई कमी नहीं है, आपके पास भरपूर मात्रा में है, आप जो मर्जी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देयरफॉर द डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस आर सेम एज इन कन्वेंशनल मेथड। तो जो हमने ऊपर कन्वेंशनल मेथड में 8,000 वाली निकाली थी वो वैसे की वैसे ही रहने वाली है। इन कन्वेंशनल मेथड एक्सेस लेबर आर यूज्ड आर। तो जो हमने कन्वेंशनल मेथड में ऊपर निकाला था क्या कि 14,400 आवर्स माइनस दिस, तो हम 400 घंटे फालतू लगा रहे हैं, राइट। कंट्रीब्यूशन लॉस्ट पर आवर कितना हो रहा है हमें? ₹10। समझ में आया कैसे? 80 रुपये का कंट्रीब्यूशन था, 1 यूनिट बनाने में 8 घंटे लगते हैं, तो पर आवर का कंट्रीब्यूशन अगर मैं निकालूँ तो 10 रुपीज़ पर आवर का हो रहा है। तो 10 रुपीज़ पर आवर मैं खो रही हूँ, तो 400 घंटे जो मैंने बर्बाद किए ना, तो मेरा 4,000 रुपये चला गया। Therefore, total labor efficiency variance when labor hours scarce will be कितना होगा? 3200 पहले से हमने निकाला हुआ कन्वेंशनल मेथड में, ये निकाला हमने 3200, और अब निकाला हमने कितना? 4,000, जो हमने एक्स्ट्रा यूज कर लिया, राइट। तो 4,000 प्लस 3200, अब मेरा जो रिवाइज स्केर्स लेबर आएगा वो आएगा 7,200 एडवर्स। Excess usage of 400 hours leads to loss of contribution from 50 units, that is 4,000, 50 units into 80. It is not the function of the sales manager to use them. अब ये बताओ कि अंदर लेबर डिपार्टमेंट ये हरकतें कर रहा है, अपने लेबर को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहा है, उसके लेबर्स मजे में बना रहे हैं, तो ये किसकी गलती? लेबर डिपार्टमेंट की या सेल्स वाले की? सेल्स वाला क्या कर रहा है? वो दिन रात काम कर रहा है, सेल्स के लिए कस्टमर ला रहा है, और जब आता है कस्टमर उसे क्या मिलता है? वो हलवा खाने के लिए आ भी जाता है, वो बेचारा मार्केटिंग करके मेहनत करके लेके आता है, और कस्टमर को हलवा नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि आपका लेबर आलसी था, उसने एफिशिएंटली काम नहीं किया।
एक्स्ट्रा टाइम लगाया, तो इसमें सेल्स वाले की गलती है? नहीं है ना बेचारे की गलती। तो आप क्या करेंगे, फिर से ये सेल्स कंट्रीब्यूशन था 16,000 घंटे, इसमें से 4,000 घंटे माइनस कर दो, इतने की डांट हम सेल्स वाले डिपार्टमेंट को नहीं करेंगे। तो ये मेरा आ जाएगा 12,000। 16,000 में से 4,000 माइनस कर दिया तो 12,000, और लेबर में ऐड कर दिया, लेबर में मैंने ऐड कर दिया, तो ये हो गया 7,200। मटेरियल सेम रहेगा एज इन कन्वेंशनल मेथड, अदर थिंग्स विल रिमेन सेम। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, सॉरी, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का इम्पैक्ट नहीं लेते हैं, तो इसलिए ये आपका हमेशा निल रहेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जब हमारा कोई भी इनपुट स्किल्स नहीं है, तो किसी भी इनपुट को अगर हम कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की, मटेरियल सेम, लेबर सेम, कन्वेंशनल मेथड जैसे देखो, जो कन्वेंशनल मेथड में लिखे हैं वही यहीं लिखे हैं, और ये वाला हम बस यहाँ पे 16,000 लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था हम लोग इसमें कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस का यूज़ करते हैं, राइट। तो हमारा ये सारा टैली हो गया, डन। इतना ही था। यहाँ पे जो थोड़ा थोड़ा लिखा है उसको भी एक बार देख लेते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस डजंट अराइज इन मार्जिन कॉस्टिंग सिस्टम, ये हमने डिस्कस कर लिया है। इन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम इट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ अंडर और ओवर ऑब्जॉर्व फिक्स्ड ओवरहेड ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्शन वॉल्यूम। व्हेन लेबर कॉस्टिंग इन यूज देयर इज नो ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। तो वो कह रहा है कि जब मार्जिनल कॉस्टिंग हम यूज करते हैं तब तो कोई भी वॉल्यूम वेरिएंस नहीं आती, बिकॉज मार्जिनल कॉस्टिंग डज नॉट ऑब्जॉर्व फिक्स्ड ओवरहेड। ओके, तो मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स्ड ओवरहेड ऑब्जॉर्व नहीं करती, तो हम उसको नहीं लेते। बट याद रखिएगा इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास ना एक्सपेंडिचर वेरिएंस नहीं है। अगर फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस होता तो हम उसको भी कंसिडर करते, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस को कंसिडर करा जाता है, बट फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस को नहीं। प्लीज़ ये याद करना, आपके स्टडी मेट में ये लाइन बहुत क्लियरली लिखी हुई है, उसको मार्क करके रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं कमेंट ऑन एफिशिएंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेल्स मैनेजर। अब सेल्स मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है जरा उस पर बात करते हैं। उसने बोल दिया ये मेरा नहीं था, इसके लिए ये करो, अभी तक हमने उसकी सारी सुनी है, अब जरा हम अपनी सुनाएं। इन जनरल जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? वो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सेल्स वाले की भी और परचेज वाले की भी, दोनों जब मिलकर काम करते हैं तभी कंपनी को प्रॉफिट होता है। सो ऑन वन हैंड द सेल्स मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल्स रेवेन्यू पार्ट, तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? सेल्स रेवेन्यू पार्ट के लिए। एंड ऑन द अदर हैंड प्रोडक्शन मैनेजर किस चीज़ के लिए होगा? वो अकाउंटेबल होगा COGS के लिए। तो जो COGS का कंपोनेंट होगा उसके लिए हम परचेज मैनेजर को बोलेंगे, और जो सेल्स वाला कंपोनेंट होगा उस जो रेवेन्यू वाला कंपोनेंट होगा उसके लिए हम लोग सेल्स मैनेजर को बोलेंगे। बट ये दोनों छोटे छोटे हुए, इनके ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है जिसकी कंपनी है, वो टॉप मैनेजमेंट का बंदा, वो क्या करेगा? उसकी तो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको तो सब कुछ ही देखना है ना, उसको तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का देखना है, तो उसको इंश्योर करना है कि जो हमारा टारगेट प्रॉफिट है वो अचीव हो जाए। द सेल्स मैनेजर इज अकाउंटेबल फॉर, वो किस चीज़ के लिए होता है? प्राइस, वॉल्यूम, मिक्स ऑफ द प्रोडक्ट, वेयरएज द प्रोडक्शन मैनेजर मस्ट कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड एंड गेन। तो प्रोडक्शन मैनेजर कॉस्ट को देखता है और सेल्स मैनेजर रेवेन्यू को देखता है। तो परचेज मैनेजर मस्ट परचेज मटेरियल एट बजट प्राइसेस, तो वो कह रहे हैं कि परचेज मैनेजर की जिम्मेदारी थी कि वो बजट प्राइस पे ही मटेरियल परचेज करे। द पर्सनल मैनेजर मस्ट एम्प्लॉय राइट पीपल एट द राइट प्लेस विद एप्रोप्रिएट वेज रेट। द इंटरनल ऑडिट मैनेजर मस्ट इंश्योर दैट द बजटरी फिगर्स फॉर सेल्स एंड कॉस्ट आर बीइंग अडर्ड बाय ऑल डिपार्टमेंट्स which are directly or indirectly involved in contribution of making profit. Thus, sales manager is not responsible for contribution loss due to excess usage or inefficient usage of resources in case of scarce resources. Hence, such contribution loss must be excluded from the sales contribution volume variance. तो ये बोल रहा है कि जो भी गलतियाँ थी मटेरियल डिपार्टमेंट की, लेबर डिपार्टमेंट की, उसकी गलती की सज़ा हम सेल्स मैनेजर को नहीं देंगे, और सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस निकालते हुए हम उसे एक्सक्लूड कर देंगे। ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, बट आपको लिखना है। देखो कितने अच्छे से उसने ये सब चीज़ें लिखी हैं। पहले उसने सेल्स मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई, प्रोडक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई, फिर उसने टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई। बस आपको भी ऐसे ही लिखना है, और ऐसे ही लिखने के मार्क्स हैं आजकल। समझ में आया? कैसा लगा ये क्वेश्चन? ये बताइए। मज़ेदार क्वेश्चन था ना? और मुझे लिटरली उस टाइम ना ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही थी। मैं ना इसको पहले एक ही सिचुएशन समझती थी कि ये सब एक जैसा ही है, एंड लिटरली जब मैंने इसको एग्जाम में देखा रहा हूँ मेरी हालत ख़राब हो गई थी यार, और मुझे ये क्वेश्चन करना भी पड़ा था। चलिए, अब आपके पास ये क्वेश्चन आएगा तो आप खुशी खुशी कर सकते हैं। ओके, आज हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग खत्म हो जाएगा गाइस। अभी हमने इतना अच्छा क्वेश्चन डिस्कस किया यार, वीडियो को लाइक तो करो। चलिए चलिए जल्दी।
इतने मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, TTAC इज अ ताइवान बेस्ड फर्म दैट डिजाइन डेवलप एंड सेल्स ऑडियो इक्विपमेंट। ये ऑडियो इक्विपमेंट बेचती है। फाउंडेड इन 1975 बाय मिस्टर ब्रॉस। फर्म सेल्स इट प्रोडक्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इसके प्रोडक्ट बिकते हैं। TTAC इज बेस्ट नोन फॉर इट्स होम ऑडियो सिस्टम एंड स्पीकर। और ये जाना जाता है अपने होम ऑडियो सिस्टम और स्पीकर्स के लिए। नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स, प्रोफेशनल ऑडियो सिस्टम्स एंड ऑटोमोबाइल साउंड सिस्टम। अब आपको भी पता है ना, आजकल तो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, तो सब लोगों को ये चीज़ें तो चाहिए ही होती है। नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स एक्सेट्रा। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बजट आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। अब उसने ये छोटी सी 2 चीज़ें निकाली है। उसने बोला कि होम ऑडियो सिस्टम का जनवरी 19 का ये डेटा है। मेरा जो 3000 वाट PMPO है एंड 5000 WPMPO है, उनकी इतनी इतनी बिकनी चाहिए, 1500 यूनिट्स एंड 500 यूनिट्स इस प्राइस पे। तो ये उसने हमें स्टैंडर्ड डेटा दे दिया। अब मैनेजिंग डायरेक्टर आया, उसने हमें मेल किया, ही रिसीव फ्रॉम द सेल्स मैनेजर के। तो उसका जो सेल्स मैनेजर था ना, बड़ा ओवर स्मार्ट था। कहता है, वी हैव हैड एन आउटस्टैंडिंग मंथ, देयर वाज एन एडवर्स सेल्स प्राइस वेरिएंस ऑन द 3000 WPMPO सिस्टम ऑफ 22,50,000। वो बोल रहा है कि जो हमारा ऊपर 3000 था ना, उसका तो एडवर्स वेरिएंस हो रहा है इतना 22,50,000 का। कहता बट मेरी पूरी बात सुनना, ध्यान से सुनना। वो कहता है मैंने इसे कॉम्पनसेट कर दिया फॉर डैट बाय रेजिंग द प्राइस ऑफ। कहता ऊपर से एडवर्स आया, मैंने नीचे का प्राइस बढ़ाया और मैंने सब बैलेंस कर दिया और हम लोग विन विन सिचुएशन में। वो कह रहा है कि मैंने प्राइस बढ़ाया 5000 का और यूनिट बेची है 3000। यूनिट सेल्स ऑफ 3000 सिस्टम आर एज एक्सपेक्टेड, बट सेल्स ऑफ द 5000 वर एक्सेप्शनल। तो वो ये बोल रहा है कि 3000 के साथ जो हुआ वो तो एक्सपेक्टेड था ही, पर जो 5000 सिस्टम कितना, वो तो मैंने इतनी बेच दी, बस पूछो मत। ये तो हमने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेच दी एंड इसकी वजह से हमें सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस हुआ 23,75,000। तो वो कह रहा है कि मैंने तो 23,75,000 एक्स्ट्रा दिए कंपनी को, तो मुझे लगता है मुझे बोनस मिलना चाहिए। अब उसने ये 23,75,000 कैसे निकाला है वो मैं आपको बता देती हूँ। उसने ये निकाला है, ये देखो स्टैंडर्ड मार्जिन कितनी थी, आप ये 50,000 लो, इसमें से 26,000 माइनस करो, क्योंकि मार्जिन निकाल रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं। तो 50,000 माइनस 26,250, राइट। तो जब हमने इन दोनों का डिफरेंस किया, हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया और सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस है। तो वॉल्यूम वेरिएंस कैसे निकालते हैं हम, आपको पता होगा वॉल्यूम क्या होता है, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी का डिफरेंस, तो उसने जितनी भी एक्स्ट्रा क्वांटिटी सोल्ड आउट की है वो माइनस दिस इनटू में स्टैंडर्ड मार्जिन। नीचे डेटा दिया, उसने 600 यूनिट बेची, 500 का बजट था, 600 यूनिट बेची। तो यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 100 एंड 100 इंटू स्टैंडर्ड मार्जिन, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस, राइट। तो उसने ये ऐसे निकाला 23,75,000। तो कहता है मुझे तो लगता है कि मुझे बोनस मिलना चाहिए यार, मैं कंपनी के लिए इतना सोचता हूँ, 500 यूनिट का बजट बना के देती हूँ, मैं 600 बेचता हूँ, तो मुझे तो बोनस मिलना ही चाहिए। अब आप भी सोचने पड़ेगा यार क्या करें, इसको बोनस दे रहे हम भी कंपनी के मैनेजर, बोनस दे ना जी ना। तो अभी हम देखते हैं आगे। द MD हैज़ आस्क्ड फॉर योर ओपिनियन ऑन दीज फिगर्स। उसके बाद MD आया, यार वो तो बोनस मांग रहा है, तुम ही कुछ बता दो क्या करूँ। मैंने कहा मैं ना, लेट अस हैंडल दिस। यू गॉट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें एक्चुअल रिजल्ट्स मिले हैं 3000 यूनिट्स, ये तो हमने देख लिया। द टोटल मार्केट डिमांड, हमारी जो मार्केट डिमांड थी ना 3000 की, वॉज एज बजट, बट एज अ रिजल्ट ऑफ सप्लाई रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ सपोर्टिंग USD द टोटल मार्केट फॉर 5000 रेज बाय दिस। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये जो 3000 सिस्टम्स थे ना, इनकी तो मार्केट डिमांड 1500 ही थी, पर ये जो 5000 वाले सिस्टम थे ना, इनकी डिमांड 50% से रेज हुई है। यानी कि 500 यूनिट्स तो हमने सोचा था, बट 50% से इंक्रीज होने का मतलब समझते हो, 250 यूनिट्स हम एक्स्ट्रा बेच सकते थे। ये जो आया ना उड़ते उड़ते कि मैंने 600 यूनिट बेच दी, अरे पागल है यार, ये 750 यूनिट बेच सकता था, 600 यूनिट बेच के खुश हो रहा है। रिक्वायर्ड कैलकुलेट द फॉलोइंग ऑपरेशनल वेरिएंसेस बेस्ड ऑन द रिवाइज्ड मार्केट डिटेल्स, सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। तो हमें क्या करना है, हमें ऑपरेशनल वेरिएंस निकालने की, ऑपरेशंस में कहाँ कहाँ गलती हुई है, और उसके लिए हमें मार्जिन मिक्स वेरिएंस, मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस निकालनी है। गाइस याद रखना, वॉल्यूम वेरिएंस निकालने हैं, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, ओके। ये जो उसने निकाल के दिया, हमें इस पे रिलाई नहीं करना है। वॉल्यूम वेरिएंस के 2 पार्ट होते हैं, मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस, और भी इनमें से एक ही निकालना है, ओके। और हमें जो के की परफॉर्मेंस है, क्या वो अच्छी थी नहीं थी, उसके ऊपर भी कमेंट करना है।
अब ये हमने बनाया स्टेटमेंट शोइंग सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस। अगर आपको याद हो, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको समझाया था कि हम लोग मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस कैसे निकालते हैं, बट ये सेल्स का डेटा है। तो जब भी सेल्स का डेटा होता है तो हमें थोड़ा सा उल्टा करना होता है। जैसे मैंने ये गोल्डन रूल का स्निप लगाया है पहले वाली क्लास से, आपके पास नोट्स होंगे, आप उसे ओपन करके चेक कर सकते हो, जिसमें मैंने आपको बताया था पहले यील्ड करो देन मिक्स करो। तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस यील्ड वेरिएंस, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस मिक्स वेरिएंस होता है। बट ये हमारा सेल्स वाले है तो हम थोड़ा उल्टा करेंगे। अभी हमें क्या निकालना है, मिक्स वेरिएंस निकालना है। तो हमें एक्चुअल क्वांटिटी में से RSQ माइनस करना है, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस RSQ। अगर हम कॉस्ट वेरिएंसेस निकाल रहे होते तो डायरेक्ट RSQ माइनस AQ कर देते, बट ये हम सेल्स निकाल रहे हैं, यहाँ पे उल्टा होता है सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे जो भी अगर नेगेटिव वेरिएंस आता तो हमारे लिए अच्छा होता है ना, तो ये उल्टा होता है। एक्चुअल क्वांटिटी अगर हम ज़्यादा बेच रहे हैं तो ये अच्छी बात होगी, फेवरेबल होगा। तो एक्चुअल क्वांटिटी में से RSQ गया इनटू में स्टैंडर्ड। जब भी बाहर प्राइस आएगा कौन सा आएगा, स्टैंडर्ड प्राइस आएगा, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो होगा हमारा मिक्स वेरिएंस। तो हमारी स्टैंडर्ड मार्जिन पर यूनिट कितनी थी, स्टैंडर्ड मार्जिन पर यूनिट हमने निकाली 23,750 मैंने आपको निकाल के दिखाया था, ये मैंने निकाल के दिखाया आपको 50,000 माइनस 26,250 राइट, और इनटू इनका डिफरेंस, ओ सॉरी अभी तो सिर्फ मार्जिन निकाल रहे हैं ना, तो 50,000 माइनस 26,250 ये अब आएगा 23,250। सिमिलरली आप इसकी भी निकाल सकते हैं 18,750 और 12,500 का डिफरेंस, तो ये हमारी स्टैंडर्ड मार्जिन आ जाएगी। हम लोगों को सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस निकालना है गाइस, यहाँ पे गलती मत करना, यहाँ डायरेक्ट स्टैंडर्ड प्राइस नहीं उठाते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड मार्जिन उठाते हैं, तो बाहर आएगी स्टैंडर्ड मार्जिन पर यूनिट। उसके बाद आता है एक्चुअल और रिवाइज का डिफरेंस। तो एक्चुअल और रिवाइज का डिफरेंस, एक्चुअल यूनिट कितनी है 1500 बेची है और 600 यूनिट बेची है, रिवाइज उसे बेचनी कितनी थी, अगर हम बोल दें कि उसने 2100 यूनिट बेची तो बेची, बट रिवाइज एक्चुअल यूनिट हम लोग निकालेंगे तो ये होगा 1400 एंड 700। हम इसको स्टैंडर्ड की रेशियो में बांट देते हैं। स्टैंडर्ड की रेशियो में अगर आप बांटें तो ये दिखाती हूँ आपको, 2100 को हमें बांटना है इस रेशियो में, 1500 और 500 की रेशियो में। तो मैं जब इसको बांटूंगी 2100 को 1400, तो जब मैं 2100 को ऊपर वाली रेशियो में बांटूंगी 1500 और 500 वाली, तो ये आएगा REQ 1400 एंड 700। समझ में आया? ओ हेलो, ऐसे खाली नहीं बैठना, जल्दी से कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेशन करो। इस 2100 को करो 2100 इंटू 1500 डिवाइडेड बाई 2250, कितना आया 1400 राइट। अब इस 2100 को निकालो, 2100 इंटू 750 डिवाइडेड बाई 2250, कितना आया 700। समझ में आ गया ना, हमने इस 2100 को किसमें बांटा है, हमने इस 2100 को स्टैंडर्ड रेशियो में बांटा है राइट। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखा, बस सिंपल सा वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस निकालने के लिए क्या करना है आपको, इन दोनों का जो डिफरेंस आया है एक्चुअल क्वांटिटी और RAQ का डिफरेंस, ये निकाला ना हमने, एक्चुअल क्वांटिटी और RSQ का डिफरेंस। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस था 1500 और 1400, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड मार्जिन से, क्योंकि बाहर जो आते हैं वो स्टैंडर्ड जाता है। तो स्टैंडर्ड मार्जिन से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका ये वेरिएंस आ गया 6,25,000। यही आपको करना है 5,000 के साथ राइट। चलिए अब हम निकालते हैं सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस कहाँ से कहाँ तक का डिफरेंस होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी से एक्चुअल क्वांटिटी तक का डिफरेंस होता है आपका वॉल्यूम वेरिएंस, क्योंकि इसी के तो हमने दो पार्ट बनाए थे, यील्ड और मिक्स वेरिएंस। ओके, तो चलिए हम निकालते हैं सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। तो वॉल्यूम वेरिएंस निकालने के लिए फिर से हमने एक्चुअल क्वांटिटी उठा ली 1500 और 600, और बजटेड क्वांटिटी उठा ली 1500 और 750। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड मार्जिन पर यूनिट से। इन दोनों में कोई डिफरेंस है, दिख रहा है कोई डिफरेंस नहीं ना, तो ये डिफरेंस जीरो, वेरिएंस भी कुछ नहीं। 5,000 वाले में कितना डिफरेंस आया, इन दोनों में 150 का डिफरेंस था, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो 35,62,500 एडवर्स वेरिएंस आ जाएगा। अब ये देख रहे हो हमने क्या निकाला है 35,62,500 का एडवर्स वेरिएंस, और वो बंदा ऐसे ही खुश हुए जा रहा था। ओके, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, हमने ये दोनों कैलकुलेट कर दी। सेकंड पार्ट में हमें कमेंट करना था के की परफॉर्मेंस में। अब हम इसे बताते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी थी। तो सिंपली हम लोग बोलेंगे अ प्लानिंग वेरिएंस सिंपली कंपेयर्स अ रिवाइज स्टैंडर्ड दैट शुड और वुड हैव बीन यूज्ड इफ प्लानर्स हैड नॉन इन एडवांस। तो हम लोगों ने जब प्लानिंग की थी, अगर मुझे पहले से ही पता होता कि 50% मार्केट का शेयर बढ़ने वाला है तो मैं उसे इनकॉर्पोरेट कर लेती, बट मुझे नहीं पता था ना, तो इस प्लानिंग की गलती की वजह से प्लानिंग वेरिएंस आती है।
सो इस वजह से हमें अपना ओरिजिनल स्टैंडर्ड रिवाइज करना पड़ता है. अब प्लानिंग वेरिएंस इज कंसीडर्ड एज नॉट टू बी कंट्रोलेबल बाय मैनेजमेंट. ऐसे मैनेजमेंट के हाथ में कुछ भी नहीं होता यार. मार्केट चेंज हो रही है, इसमें मैनेजमेंट को पता था, उसने तो अपना बेस्ट पॉसिबल बना लिया था. तो ये जो प्लानिंग वेरिएंस होती है इसके लिए आप मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते. द मार्केट साइज इज नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ द सेल्स मैनेजर. सेल्स मैनेजर के हाथ में था मार्केट साइज कंट्रोल करना. नो. एंड देयरफॉर वेरिएंस कॉज्ड बाय चेंज इन द मार्केट साइज वुड बी रिगार्डेड एज प्लानिंग वेरिएंस. तो हमने उस चीज़ को ऊपर इनकॉर्पोरेट नहीं किया. However, variance caused by changes in the selling price and consequently the selling price variance and market shares would be within the control. लेकिन जो आप अपने सेलिंग प्राइस को ऊपर नीचे करके बेच रहे हो उसकी वजह से जो वेरियंसेस आ रहे हैं वो तो आपके हाथ में ही है ना. सो द मार्केट साइज वेरियंस कंपेयर द ओरिजिनल एंड रिवाइज मार्केट साइज. जो मार्केट साइज वेरियंस होती है वो क्या करती है, वो ओरिजिनल और रिवाइज मार्केट साइज को कंपेयर करती है, जो कि दोनों के लिए सेम थी. 3000 वाले में क्या आता है, दोनों की सेम थी ना. हम लोग 1500 यूनिट ही बेच रहे हैं दोनों केसेस में. सो द ओनली वेरिएंस दैट अकर्स रिलेट टू द 5000 सिस्टम. तो जो भी 5000 सिस्टम्स के लिए आ रही है 59, 37, 500 आपने 250 सिस्टम्स के लिए निकाली है, राइट. क्योंकि 500 आप बेच रहे थे, 250 आप और बेच सकते थे. तो 23750 से अगर मैं निकालूँ तो 59,37,500 ये वेरिएंस आप निकाल सकते थे. इट इज वाइटल टू मेक द डिस्टिंक्शन बिकॉज एज सीन कैन बी सीन फ्रॉम द सिनेरियो द मेजरमेंट ऑफ द केस परफॉर्मेंस इज इनकम्प्लीट. तो हम ये बोल रहे हैं कि जो हमने के की परफॉर्मेंस निकाली ना वो इनकम्प्लीट थी इफ द रिवाइज मार्केट साइज इज इग्नोर. अगर आप रिवाइज मार्केट साइज इग्नोर करेंगे तो आपको लगेगा कि यार के तो बड़ा बंदा है, 100 यूनिट एक्स्ट्रा बेच के आ रहा है. बट अगर आप रिवाइज मार्केट साइज कंसीडर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसने 150 यूनिट कम बेची है. The favorable volume variance of 2375 referred to in case email is made up of 2 element. तो वो कह रहे हैं कि जो आपने 23,75,000 निकाला है ना वो 2 एलिमेंट से मिलकर बना है. पहला मार्केट साइज जो प्लानिंग वेरिएंस की वजह से आया है जो उसके हाथ में नहीं था. इन दिस केस दैट हैज caused the overall volume variance to be favorable, जिसकी वजह से ओवरऑल वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल थी एंड दिस के इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल फेवरेबल. तो ये जितना भी फेवरेबल परफॉर्मेंस आई है ना उसमें के का कोई हाथ नहीं है, उसको शाबाशी देने की बोनस देने की कोई ज़रूरत नहीं है. भगा दो से यहाँ से. समझ में आया आप लोगों को. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. पता है मैंने ना इस क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए बहुत ट्राई किया एंड मैंने इसमें बहुत प्यारी प्यारी टेबल्स बनाई हैं. तो आप जिस भी टीचर का क्वेश्चन बैंक फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप उसमें एक स्टिकी नोट लगा कर ये टेबल बना ले, या फिर कोई स्पेसेस है तो उसमें ऐड कर ले, जो भी करें. बट अभी की अभी आपको ये टेबल्स बनानी पड़ेगी तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा. एंड आपको बिलीव नहीं होगा कि क्वेश्चन लिटरली अगर हमने टेबल बना ली तो बहुत सिंपल हो जाएगा. अदरवाइज इसका इतना लंबा आंसर था ना कि उसको देखकर आपको इस क्वेश्चन को पढ़ने का भी मन नहीं करेगा. तो चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं. यंग चिल लिमिटेड यूजेस स्टैंडर्ड एंड मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम. इट प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द ईयर 2012 to 13 रिलेटेड टू इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेल्स. पर्टिकुलर्स क्या है, बजट, एक्चुअल, सेल्स यूनिट 25,000 एंड 25,000. ये हमारा बजट डेटा दिया हुआ है, ये हमारा एक्चुअल डेटा दिया हुआ है. द सेल्स बजट इज बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंपनीज एस्टिमेट. तो ये बोल रहा है कि ये जो हमारा बजट डेटा ना कंपनी के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग था कि उसका जो मार्केट शेयर है वो 12% है, राइट. द एंटायर इंडस्ट्री सेल, पूरी इंडस्ट्री का साइज कितना है 2,40,000, उसमें से हमारा शेयर कितना है 12%. तो आप चाहे तो उसे कैलकुलेट करके रख सकते हैं 240,000 का 12%. फर्दर डिटेल्स आर एस फॉलोज. मटेरियल प्राइस पर केजी, स्टैंडर्ड इतना था, एक्चुअल इतना है, लेबर रेट की. पता है आपको जो ये टेबल दी हुई है ना इससे और ये वाला ऊपर डेटा, इनसे आप क्या कीजिए एक सोर्स टेबल बना लीजिए. जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था सोर्स टेबल कैसे बनाते हैं. उस सोर्स टेबल में कॉलम जितने भी ना जितना भी आपको डेटा दिया आप पुट कीजिए, आपकी पूरी सोर्स टेबल तैयार हो जाएगी. जो बचा हुआ है उसको आप बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट कर ले. और एक बार आपकी सोर्स टेबल तैयार हो गई ना, ये क्वेश्चन आपके लिए 2 मिनट का है. फिर उसके बाद हमें करना क्या है, सिंपल वही जो हम क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, एक रिकंसिलेशन बनाना है बजट कॉन्ट्रीब्यूशन का with actual contribution on the basis of important material variances, labor variances, variable overhead variances and sales variances. तो यानी कि साफ पता चल रहा है कि आपको ये सारी वेरिएंसेस कैलकुलेट करनी है. put the value, get the answer. compute market size variance and market share variance also. ये क्वेश्चन मैंने वैसे तो इजी था बट इसलिए पिक किया क्योंकि इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया और इसी वे में आप आगे के क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं. जैसे कि 1-2 क्वेश्चन मैं आपको नीचे बताऊंगी इस पीडीएफ के एंड में जो आरटीपीज वगैरह में है, बट दे आर सिंपल अगर आपने इसी पैटर्न पे फॉलो किया तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं. इन्होंने पहले सेल्स वेरिएंसेस निकाले बट मैं आपको पहले कॉस्ट वेरिएंसेस निकलवाती हूँ. या
दिस इज सो स्टेबल फॉर कॉस्ट वेरिएंसेस। हमें बजटेड डेटा दिया है 24,000 यूनिट का और एक्चुअल डेटा है, हमने जो एक्चुअल यूनिट सोल्ड किया वो 25,600। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, ये लिखा सेल्स यूनिट 24,000 की थी और एक्चुअल यूनिट 25,600 की थी। तो हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल का कॉलम बनाया और इस बजटेड डेटा को रिवाइज किया 25,600 यूनिट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब हम अगर 25,600 यूनिट बेच रहे हैं तो ऑब्वियसली मेरी सेल्स वैल्यू डिफरेंट होगी, मटेरियल डिफरेंट होगा, तो हम लोग रेट पर यूनिट ये यूज़ करेंगे बट यूनिट ये वाली यूज़ करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी ये सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। चलिए देखते हैं। हाँ, तो हमारा मटेरियल बजटेड के अकॉर्डिंग 120 किलो लग रहा था, हमें 960 गिवन है 8 रुपये का, तो मैंने ये निकाल लिया 120 किलो का लग रहा था। इसी तरह से जो भी डेटा गिवन है, लाइक आपको ये अमाउंट गिवन है, ये प्राइस गिवन है, तो आप ये निकाल सकते हैं। तो हमने ये निकाल लिया और एक्चुअल का भी हमें ये सब गिवन है, अमाउंट गिवन थी, यूनिट्स गिवन है तो प्राइस निकाल लिया, अगर प्राइस गिवन है तो यूनिट्स निकाल ली। तो इस तरह से जो भी बचा हुआ होगा वो आप फिल कर लीजिए, पहले जो भी गिवन है वो फिल कीजिए, उसके बाद आप बैलेंसिंग फिगर आराम से निकाल सकते हैं। फिर हम निकालेंगे 25,600 यूनिट्स के लिए, तो ये वाला जो प्राइस का कॉलम होगा बजटेड का वो यहाँ पे एग्जैक्टली सेम होगा, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड प्राइस पे ही फॉलो करते हैं, राइट। ये अमाउंट का कॉलम हमें गिवन है तो हम ये भी निकाल सकते हैं। एक बार आपने ये निकाल लिया तो मटेरियल वेरिएंस निकालो। मटेरियल वेरिएंस क्या होती है, दो टाइप की होती है, यूसेज वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस। क्या यूसेज में डिफरेंस आ रहा है? अब आप इधर बजटेड डेटा मत देखिए, अब आप सिर्फ ये देखिए, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल का देखिए और एक्चुअल का देखिए, क्या यहाँ पे क्वांटिटी का डिफरेंस है? ऑफ कोर्स है, 128 और 144 का डिफरेंस, क्वांटिटी का डिफरेंस। और बाहर प्राइस कौन सा आएगा? स्टैंडर्ड प्राइस। ये यूसेज वेरिएंस निकाला, 128 और 144 का डिफरेंस और स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई किया। अब हमें निकालना है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालने के लिए हमें क्या देखना होता है? प्राइस का डिफरेंस। तो यहाँ पे प्राइस में डिफरेंस है, 8 रुपये स्टैंडर्ड था, 7.5 रुपये एक्चुअल है। क्या प्राइस में डिफरेंस है? हाँ, प्राइस में डिफरेंस है। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? एक्चुअल क्वांटिटी से। तो 8 - 7.5 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, ये आ गया फेवरेबल। आ गया ना समझ में? गुड। वैसे मैं सच्ची बोलूँ तो आप अभी वीडियो पोस्ट करो और खुद से कैलकुलेट करो, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। बाकी टाइम सेविंग के लिए आप चाहो तो नहीं भी करो, बट प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। तो 2 मिनट लगेंगे, जल्दी से आप ये सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट कर लो और एक बार देखो आप खुद से निकाल पा रहे हैं या नहीं। साथ साथ तो हर कोई निकाल ही लेता है, बट खुद से भी निकाल पा रहे हो, दैट्स वेल एंड गुड। और इसकी प्रेजेंटेशन देख रहे हो कितनी सिंपल कर दी है। हमने इसको इस तरह से टेबुलर फॉर्म में बना लिया। आपको टेबल्स बनाने की जरूरत नहीं है, बट आप फिर भी इस तरह से एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा, फटाफट से आपका काम हो जाएगा। लेबर वेरिएंसेस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 2 टाइप के निकालेंगे, एफिशिएंसी और रेट वेरिएंस। अब आप ये देखो, 256 आवर्स का काम 260 आवर्स में काम किया। खुद ही बता दो, क्या ये एफिशिएंसी वाला काम है? नहीं ना। तो यहाँ पे हमारा एडवर्स वेरिएंस आएगा और बाहर क्या आएगा? रेट, स्टैंडर्ड रेट। 256 - 260 इंटू में 6, 24 एडवर्स। क्या रेट में डिफरेंस है? हाँ, रेट में डिफरेंस है। 6 रुपये देने थे, 6.4 रुपीज़ पकड़ा दिए। एडवर्स वेरिएंस अगेन और प्राइस का डिफरेंस। जब भी बाहर क्वांटिटी आती है या फिर जो भी आर्स आते हैं वो कौन सा आता है? एक्चुअल। तो 6 - 6.4 और एक्चुअल आर्स बाहर आ गए, तो ये हमारा 104 एडवर्स वेरिएंस आ गया। अब आते हैं वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड के भी 2 वेरिएंसेस है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस तो हम लोग सीधा सीधा देख सकते हैं, 260 आवर्स का काम था, ठीक है। आपको देने कितने थे? 10, यानी कि 2600, बट आपने दिए कितने हैं? 2592। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस निकालने के लिए, एफिशिएंसी वेरिएंस 256 आवर्स यानी कि स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन माइनस बजटेड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये इसका डिफरेंस 256 इंटू 10, 2560, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल उठाया हमने ये वाला और उसमें से हमने माइनस किया बजटेड वाला। तो ये जो बजटेड वाला था 2600, ओके। एक्चुअल हमारा ये है ना 260, उसमें लगाना कितना था? 10। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हो गया आपका वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस।
अब आते हैं कंट्रीब्यूशन एनालिसिस की। सॉरी, पहले हमने ना एक चीज़ छोड़ी थी ऊपर, सेल्स वेरिएंसेस, वो भी बात कर लेते हैं। सेल्स वेरिएंसेस याद है आपको हम कैसे निकालते हैं? 2 मेथड से निकालते हैं। कौन कौन सा? कंट्रीब्यूशन और टर्नओवर बेस्ड। यहाँ पे हम दोनों तरीके से आपको निकाल के दिखाते हैं। सेल्स वेरिएंस टर्नओवर बेस्ड कैसे निकालेंगे? आपको बजटेड सेल्स गिवन है 6000 और बजटेड सेल्स क्वांटिटी हम लोग 24000 यूनिट बेच रहे हैं 6000 की, आपको क्वेश्चन में गिवन है 24000 यूनिट बेच रहे हैं 6000 की, ठीक है। और ये एक्चुअल डेटा है, 25600 बेची है 684 की। पहले हम लोग खाली बजट पे बात कर लेते हैं। बजटेड सेल्स प्राइस पर यूनिट का निकाल लिया, इसने कितना है? अगर मैं 6000 रुपये में 24000 यूनिट बेच रही हूँ तो पर यूनिट कितना हो गया? 0.25। और एक्चुअल इंडस्ट्री की सेल्स कितनी है? 2,40,000। तो बजटेड मार्केट शेयर मेरा हो जाएगा 12%। मार्केट शेयर रिक्वायर्ड कितना है? 28,800, यानी कि 2,40,000 इंटू 12% 28,800। चलो अब हम निकालते हैं सेल्स वैल्यू वेरिएंस। सेल्स वैल्यू वेरिएंस के 2 पार्ट होते हैं, अगेन सेल्स प्राइस वेरिएंस एंड सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। तो सेल्स वैल्यू वेरिएंस पहले मैंने निकाला। सेल्स वैल्यू वेरिएंस कैसे निकालते हैं? एक्चुअल सेल्स माइनस बजटेड सेल्स की पूरा ओवरऑल पिक्चर आ जाती है। पूरी ओवरऑल पिक्चर सामने आ गई आपके पास। एक्चुअल में से आपको स्टैंडर्ड डेटा माइनस करना है। तो मैंने 6784 में बेचा है, जबकि मुझे बेचना कितने में था? 6000 में। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो होगा सेल्स वैल्यू वेरिएंस। अब प्राइस की बात करते हैं। प्राइस में हमारा कितना डिफरेंस था? तो प्राइस का डिफरेंस आपने पर यूनिट निकाल लो। 6784 में बेचा 25,600 यूनिट और 6000 में बेच रहे थे 24,000 यूनिट। तो प्राइस का डिफरेंस आ जाएगा पर यूनिट का। और टोटल कितनी यूनिट्स हमने एक्चुअल में बेची है? 25,600। तो ये हमारा प्राइस का डिफरेंस आ जाएगा। सिमिलरली वॉल्यूम वेरिएंस हम निकाल सकते हैं कि हमारी कितनी यूनिट्स हमें बेचनी थी, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी, उसके बाद हमारा निकल के आ जाएगा वॉल्यूम वेरिएंस। फिर आते हैं मार्केट साइज वेरिएंस पे। मार्केट साइज वेरिएंस फिर हम चलते हैं मार्केट साइज वेरिएंस में। मार्केट साइज वेरिएंस बेसिकली आपकी प्लानिंग वेरिएंस होती है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। प्लानिंग वेरिएंस यानी कि आपको कितनी यूनिट्स बेचनी चाहिए थी और आपने कितनी बजट करी है, कितनी यूनिट्स आपको बजट करनी चाहिए थी और कितनी आपने बजट करी है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि 240,000 यूनिट इंडस्ट्री का साइज था और हमें 12% अपना शेयर बना के रखना था। तो 240 का 12% मेरा प्लानिंग होगा, मतलब रिवाइज प्लानिंग होगा, क्योंकि बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन कंपनी एस्टिमेटेड शेयर ऑफ 12%। द इंडस्ट्री सेल्स हुई कितनी? 240। तो 240 का 12% मैं अगर निकालूँ तो 28,800 होता है। बट मैंने बजट कितने का बनाया था? 24,000 का। तो मैंने बजट यूनिट ही कम रखी है ना। तो मैंने ये जो बजटेड यूनिट कम रखी है, इसकी वजह से जो मेरा डिफरेंस आया डेट इज मार्केट साइज वेरिएंस। तो 28,800 का मेरा रिवाइज बजट हुआ, ये रिक्वायर्ड सेल्स क्वांटिटी थी और ये मेरी बजटेड थी। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया है ये प्लानिंग स्टेज का डिफरेंस होता है। उसके बाद आपका, तो इन दोनों के डिफरेंस को हमें मल्टीप्लाई करना है एवरेज बजटेड प्राइस पर यूनिट से। एवरेज बजटेड प्राइस पर यूनिट आप कैसे निकालेंगे? ये हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, याद करना। 6000 डिवाइड बाई 24,000। तो बजटेड प्राइस ये था ना कि हम लोग 6000 रुपये में 24,000 यूनिट बेच रहे हैं, तो 0.25 रुपीज़ पर यूनिट। ओके, तो ये था हमारा मार्केट साइज वेरिएंस। अब मार्केट शेयर वेरिएंस देख लेते हैं। ये होता है आपका डिफरेंस बिटवीन रिवाइज स्टैंडर्ड एंड द एक्चुअल क्वांटिटी। ओके, तो ये ऑपरेशनल भी बोल सकते हैं हम इसे। तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कितनी बेची है? 25,600। बेचनी कितनी थी? 28,800। पर यूनिट का आप डिफरेंस निकालोगे तो 8 से एडवर्स आएगा। पता है बच्चों को ये मार्केट साइज वेरिएंस और मार्केट शेयर पहले बहुत डिफिकल्ट लगते थे, बट आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको ये डिफिकल्ट नहीं लग रहे होंगे। चलिए अब हम सेल्स वेरिएंस को कंट्रीब्यूशन बेस्ड तरीके से भी निकाल लेते हैं। कंट्रीब्यूशन बेस्ड अगर मैं निकालूं तो कंट्रीब्यूशन निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन आ गया 1200, बजटेड यूनिट 24,000, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना? 0.05। एकदम सेम करना है, सब कुछ सेम करना है, बट जहाँ जहाँ हमने पहले स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ किया था हमें वहाँ 0.05 यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे इन दोनों जगह तो हमें 0.05 के अकॉर्डिंग निकालना है। अब बचा सेल्स कंट्रीब्यूशन वैल्यू वेरिएंस। तो वैल्यू वेरिएंस पहले उसको निकालने के लिए हम प्राइस वेरिएंस निकालेंगे और वॉल्यूम वेरिएंस निकालेंगे। तो प्राइस वेरिएंस निकालने के लिए 384 फेवरेबल, जो हमें ऑलरेडी सेल्स प्राइस वेरिएंस ऊपर निकाला था सेम वैसे ही आ जाएगा। और वॉल्यूम वेरिएंस निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं ऐसे। ये कैसे निकाला हमने? 25,600 माइनस 24,000। 25,600 क्या था? एक्चुअल क्वांटिटी जो हमने बेची, क्योंकि हम लोग वॉल्यूम वेरिएंस निकाल रहे हैं ना। तो एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी उन दोनों का डिफरेंस कितना? इतना।
इंटू किया गया हमने स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट से, तो 400 फेवरेबल आ गया। तो उसकी हेल्प से हम लोग ये निकाल सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन वेरियम। सेल्स वॉल्यूम वेरियंस को अगर हम पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरियंस आ जाएगा। आप उसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आप यहाँ पे एक एक्चुअल वाली टेबल बनाओ, उन दोनों का डिफरेंस निकालो, उन दोनों की कॉन्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस निकालो, और ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं। बट ये वाला भी ईजी है मेथड, जैसा ठीक लगे। तो हमने सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट कर लिया। अब हम बात करते हैं आगे। तो कंट्रीब्यूशन एनालिसिस अगर मैं करूं तो सेल्स करनी थी 6000 की, एक्चुअल हुई इतनी, वेरिएबल कॉस्ट होनी थी इतनी, और ये हुई इतनी। कंट्रीब्यूशन मेरा 1200 होना था और हुआ कितना 1448। तो इन्होंने एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन एनालिसिस बना के दे दिया। आई थिंक ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं एक बार और क्या क्या थी। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी हमें एक स्टेटमेंट बनाना है रिकंसाइलिंग द बजट कंट्रीब्यूशन विद एक्चुअल कंट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंट दिस वेरिएंसेस। तो हमें अभी सिर्फ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना है एंड कंप्यूट करने है ये वेरिएंसेस ऑल्सो, ये हमने कंप्यूट कर दिया है। तो अब बचा है सिर्फ रिकंसिलेशन वाला पार्ट। तो रिकंसिलेशन वाला पार्ट बनाने के लिए हम लोग वही करेंगे, हमारे पास जो भी डेटा होगा, जितनी भी हमने वेरिएंसेस निकाल लिए उसको पुट करो एंड गेट द आंसर। बजट कंट्रीब्यूशन कितना 1200, ये हमने निकाला है 1200, और इसको लाना कितने पे 1448 पे। ओके, ये तो सबसे मेन पार्ट था। तो बजटेड कंट्रीब्यूशन 1200 है एंड एक्चुअल कंट्रीब्यूशन 1440। इन दोनों को रिकंसाइल करवाने के लिए जितनी भी आपने वेरिएंसेस निकाली है, सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस निकाली तो आपका स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन आ गया। उसके बाद इसमें सेल्स प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, मटेरियल की दोनों डाल दी, मतलब जो फेवरेबल है आपको और ये जो एडवर्स है वो देखना पड़ेगा कि एडवर्स वाली माइनस करनी है, फेवरेबल वाली ऐड करनी है। ये सारी की सारी वेरिएंसेस आपने यहाँ पे डाल दी और आपका आंसर आ गया। सिंपल, मज़ा आ रहा है ना गाइस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो हमारा खत्म होने वाला है। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है किसी और चैप्टर को लेकर तो आप मुझे बता दीजिए, मैं पहले वो वाला चैप्टर रिकॉर्ड कर लूँगी, अदरवाइज फिर मैं अपनी मर्जी से रिकॉर्ड करूँगी। तो अगर जो भी कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप प्लीज़ जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए अब आते हैं नेचुरल स्पाइसेस। ये भी एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है स्टडी बिट का। ये केस सिनेरियोज में आपको मिलेगा आगे, अगर आप जाकर देखेंगे तो केस सिनेरियोज में एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है। नेचुरल स्पाइसेस मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूट हाई क्वालिटी स्पाइसेस टू गवर्नमेंट फूड शॉप्स एंड टॉप क्वालिटी रेस्टोरेंट। गवर्नमेंट एंड हाई एंड रेस्टोरेंट्स प्राइड देमसेल्व्स ऑन यूजिंग द फ्रेशेस्ट। कहते हैं हमें अपने ऊपर गर्व है यार, हम इतने फ्रेश हाई क्वालिटी के इंग्रेडिएंट यूज करते हैं। नेचुरल स्पाइसेस हैज सेट अप 5 स्टेट ऑफ आर्ट प्लांट्स फॉर मीटिंग द एवर ग्रोइंग डिमांड। हम लोगों ने ऐसे प्लांट्स लगाए हुए हैं ताकि जितनी भी डिमांड आ जाए ना, we will take care of this. The firm procures raw material directly from the centers to produce to maintain uniform taste and quality. कहते हैं हम लोग चाहते हैं कि जो टेस्ट और क्वालिटी है ना वो एकदम मेंटेन रहे। द रॉ मटेरियल इज फर्स्ट क्लीन, सबसे पहले हम लोग उसको क्लीन करते हैं, ड्राई करते हैं, फिर वो टेस्ट के लिए जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल मशीन्स। इतनी बड़े बड़े मशीन लगा रखे। इट इज देन केयरफुली ग्राउंडेड इनटू द फिनिश प्रोडक्ट पासिंग थ्रू वेरियस स्टेजेस। उसके बाद जाकर के वो पैक वैक होता है एट द फर्म्स अल्ट्रा क्लीन फैक्ट्री भी वो भी कैसी अल्ट्रा क्लीन बिफोर बीइंग डिस्पैच्ड टू द कस्टमर। तो कस्टमर के पास पहुंचने से पहले ये सारी चीज़ें परफॉर्म होती है। द फॉलोइंग वेरिएंसेस पर्टेन टू लास्ट वीक ऑपरेशन अराउज एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन टू लोअर प्राइस टू इंक्रीज वॉल्यूम। अब ये जो चीज़ें हुई है ना ये तब हुई है जब मैनेजमेंट ने अपना दिमाग चलाया और उसने बोला ऐसा करते हैं प्राइस कम कर देते हैं तो डिमांड बढ़ जाएगी। आपको तो पता ही है ना कि प्राइस और डिमांड का हमेशा से इनवर्स रिलेशन ही रहा है। आइडेंटिफाई द CSF फॉर नेचुरल स्पाइसेस। तो अब हमें क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर बताने हैं नेचुरल स्पाइसेस के। अरे ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको बहुत सोचना पड़ता है, तो बेटर ये होगा कि आप इनके आंसर्स को अच्छे से रीड करें। इवेलुएट द मैनेजमेंट डिसीजन विद द ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एंड CSF। अब आपको मैनेजमेंट के डिसीजन को इवेलुएट भी करना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस। ओके, तो इसका आंसर हम एक बार रीड कर लेते हैं, छोटू सा आंसर है इसका। तो फर्स्ट में हमें CSF आइडेंटिफाई करना है। तो हमने क्या बोला, गवर्नमेंट एंड हाई एंड रेस्टोरेंट रिकॉग्नाइज नेचुरल स्पाइसेस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स हाई क्वालिटी। तो तुम्हें स्टार्टिंग से नहीं लग रहा होगा कि वो अपनी क्वालिटी की तारीफें कर रहा है और कस्टमर भी उसको क्वालिटी की वजह से रिटेंड होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स हाई क्वालिटी ऑफ स्पाइसेस देयरफॉर उसका जो CSF है क्या है, क्वालिटी। द क्वालिटी इज द मोस्ट CSF ऑफ नेचुरल स्पाइसेस। देयर आर अदर फैक्टर्स व्हिच कांट बी इग्नोर्ड। कहते बाकी चीज़ें भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे कि प्राइस। लेट्स सपोज अगर मैं अभी कोई डिश अगर जैसे कि यहाँ पे वट एवर दे आर सर्विंग, अगर ये नेचुरल स्पाइसेस में कोई स्पाइस है वो अगर अभी 400 का बेच रहे हैं, सडनली ये उसको 600 का बेचने लगे, तो भी वो भी हमारे लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है ना। हम उसको इतना नहीं चेंज कर सकते
बट द क्वालिटी इज आर मोस्ट क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। हम महंगा भी बेचना पड़े बट हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बट अदर फैक्टर्स भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे कि प्राइस, डिलीवरी ऑप्शंस। अब तो कुछ लोग होते हैं, बल्कि हर कोई प्रेफर करता है कि उनको होम डिलीवरी मिल जाए, तो जो भी शॉप अगर होम डिलीवरी देती है तो हम उसे प्रेफर करेंगे ना, such as price, delivery options, attractive packing, etc. But all are secondary to the quality. लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है? क्वालिटी है तो बात है, नहीं तो कुछ नहीं है। Evaluate the management decision with the overall corporate strategy and CSR. अब मैनेजमेंट का डिसीजन एवेल्यूएट करना है, जो उसने लिया कि हम प्राइस कम कर देते हैं एंड डिमांड बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये सारी एडवर्स वेरिएंसेस आई हैं। तो हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हमने बोला डेलिब्रेट एक्शन ऑफ कटिंग प्राइस टू इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम इंडिकेट दैट फर्म इज इंटेंडिंग टू एक्सपेंडेड मार्केट टू रिटेल मार्केट। इससे साफ पता चल रहा है अगर हम अपनी वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं तो यानी कि हम मार्केट में एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, हम लोग रिटेल मार्केट में जाना चाह रहे हैं, हम स्ट्रीट शॉप में जाना चाह रहे हैं, जो कि प्राइस सेंसिटिव होती है। क्योंकि अगर हम प्राइस कम करके उनके पास जाते हो, कस्टमर ना एक ही चीज़ का फैन होता है, प्राइस कम, जहाँ सस्ता दिखा वहीं भागेगा। तो अगर आपको मार्केट में एक्सपेंड करना है तो आप प्राइस कम करके जा सकते हो, राइट। बट परचेज प्राइस वेरिएंस क्लियरली इंडिकेट कर रही है दैट द फर्म हैज परचेज रॉ मटेरियल एट लोअर प्राइस। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि जो फर्म ने रॉ मटेरियल परचेज किया है, ये देखो सेल्स परचेज प्राइस वेरिएंस आया ना 10,000 फेवरेबल, यानी कि आपने परचेज प्राइस कम कर दिया होगा तभी आपको फेवरेबल आ रहा है। आपने कम पैसे दिए तो आप फेवरेबल, सी ओवरऑल फेवरेबल हो, बट आपको अदर एस्पेक्ट से भी सोचना पड़ता है ना कि अगर आपने मटेरियल की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया तो क्या आप अपनी डिग्निटी मेंटेन कर पाएंगे। सिमिलरली पॉजिटिव एफिशिएंसी वेरिएंस इज इंडिकेटिंग कॉस्ट कटिंग एंड स्ट्रेचिंग रिसोर्सेज। अब पॉजिटिव एफिशिएंसी वेरिएंस आ रहा है, उससे पता चल रहा है कि आप लोगों को स्ट्रेच करवा रहे हो, कॉस्ट कटिंग कर रहे हो। इट अपीयर्स दैट फर्म इज इंटेंडिंग टू एक्सपेंड इट्स मार्केट टू रिटेल मार्केट एंड स्ट्रीट शॉप बाय नॉट ओनली रिड्यूसिंग द प्राइस बट ऑल्सो कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स क्वालिटी। तो इससे साफ पता चल रहा है कि आप सिर्फ प्राइस कम नहीं कर रहे हो, आप क्वालिटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, विच इज अपोजिंग इट्स करंट स्ट्रेटेजी ऑफ हाई क्वालिटी। एक चीज याद रखना, हमारे ऊपर हमने क्या सोचा था, हाई क्वालिटी हाई क्वालिटी हाई क्वालिटी। तो इस चीज से आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। मैनेजमेंट शुड मॉनिटर द ट्रेंड्स ऑफ वेरिएंसेस ऑन रेगुलर बेसिस एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन इन केस ऑफ एविडेंस ऑफ परमानेंट डिक्लाइन इन क्वालिटी। तो जो भी वेरिएंसेस होंगे उनको रेगुलर बेसिस पे इतने अच्छे से देखो ताकि आपकी क्वालिटी मेंटेन रहे। हियर कस्टमर फीडबैक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर से फीडबैक लो, देखो मैं भी देती हूँ आपकी फीडबैक, ऑलवेज वेलकम। तो ऐसे उनको भी हम बोलेंगे कस्टमर से फीडबैक लो। यार इंप्रूवमेंट तभी तो होती है जब फीडबैक होता है। आप कुछ अच्छे से मुझे बताएंगे कि मैम ऐसे नहीं ऐसे करो, मैं भी वो चीज़ें करूँगी। ओके, खत्म, हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मुबारक हो। अब यहाँ पे ना मैंने एक छोटी सी समरी बनाई है ताकि आपको अलग अलग जगह ना जाना पड़े। तो जैसे मैंने प्रीवियस ईयर की ये जो आरटीपीस थी वो देखी और पास्ट पेपर्स देखे, तो उसमें आरटीपी में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कोरियन लिमिटेड का, वो हमारा क्वेश्चन 1 था, हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद नवंबर 20 में ZM इनकॉर्पोरेशन करके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आरटीपी में 21 में कोई क्वेश्चन नहीं है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। नवंबर 21 में विलियम वेल नॉन फुटवेयर करके क्वेश्चन है। इस बार का जो नया स्टेटमेंट आया मई 2022 के लिए, उसमें ये इनकॉर्पोरेटेड है और ये बहुत एक सिंपल सा रिकन्सिलेशन का क्वेश्चन है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं पास्ट पेपर्स की। तो नवंबर 19 में SPS करके क्वेश्चन आया था, वो भी हमने कर लिया। क्वेश्चन 4 है हमारे प्रीवियस वाले में, हमने कर लिया कवर। और साका करके नवंबर 20 में आया, ये भी एक सिंपल सा रिकन्सिलेशन का क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अगर आप चाहें, आपके पास टाइम है तो आप उसको देख सकते हैं। और ये वाला क्वेश्चन भी स्टडी मेट में इनकॉर्पोरेटेड है, तो आप अपने स्टडी मेट दे सकते हैं। तो स्टडी मेट को जो मई 2022 के लिए बनाया ना, उसने बहुत सारे क्वेश्चन इनकॉर्पोरेट कर दिए, तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। अदरवाइज आप किसी टीचर को फॉलो करते हैं तो आपको वहाँ भी सारे क्वेश्चन ईजिली मिल जाएंगे। श्री मैन्युफैक्चर्स का क्वेश्चन ये हमने आज ही कवर किया। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो पेपर में शायद श्री मैन्युफैक्चर के नाम से आया हुआ है, और ये पहले स्टडीमेंट में ट्रेड एंड टर्न्स के नाम से था। जुलाई 21 में एक RBC का क्वेश्चन आया था, इसमें वेरिएंस कैलकुलेशन कराइए, इन्वेस्टिगेशन कराइए। वैसे तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, हमने एक इन्वेस्टिगेशन वाला क्वेश्चन किया था, आपको 5% से ऊपर वाली चेक करेंगे, तो वो वाला करने के बाद ये वाला क्वेश्चन सिंपल लगेगा, तो ये आप खुद से कर सकते हैं। फिर हमारा दिसंबर 21 में भी एक लिमिटेड आया, बट इसमें ना बजट और स्टैंडर्ड दोनों को मिक्स करके पूछा था, और मोर ऑफ द पार्ट्स में बजट था। हमें एक बजट समरी बनानी थी, तो इस वाले क्वेश्चन को हम बजट वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी फीडबैक्स होंगे तो प्लीज़ 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 मुझे बताते रहिएगा, एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।